पिछड़ा वर्ग आयोग अलग से होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन से भी लड़ना है, लैंडलेस जमीन के लिए जमीन की मांग करना है, रोजगार का मांग करना है। वो सारे लोग ऑफिस में बैठ कर दिन रात मोदी मोदी करते हैं। पिछड़ा वर्ग किसको कहा जाता है? अंतरिम संविधान बना, वो अंतरिम संविधान में भी भारत के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एससी एसटी ओबीसी को जो अधिकार दिए, कोई शाही नेपाल में वहाँ जो एससी एसटी है उनका तो अधिकार पहले से ही मिल चुका था, लेकिन ओबीसी को भी वहाँ राजनीति आरक्षण के बाहर जो भारत में भी राजनीति में आरक्षण नहीं है, वहाँ पर भी आरक्षण प्राप्त है। और संवैधानिक जो आयोग बना है, तो हम लोग की मांग थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग अलग से होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने वहाँ एक समावेशी आयोग बनाया है। उसी के माध्यम से पिछड़ा वर्ग का जो है उस पर समावेशी आयोग बात करती है, लेकिन हम लोग का मानना है कि अलग से पिछड़ा वर्ग के आयोग होनी चाहिए। तो हम लोग उसके संघर्ष में लगे हुए हैं। और अभी जरूरी है कि ये जो आज आप लोग तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हैं, पहली सम्मेलन नेपाल के जनकपुर धाम में हुई थी और वहाँ पर हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग के संगठन पर चर्चा किए थे। तो दूसरी सम्मेलन आज से 1 वर्ष पहले यही दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस दयाल सिंह के सभाकक्ष में संपन्न हुआ, तो जिसमें हम लोग ओबीसी साहित्य विमर्श पर बात किए थे। और आज जो तीसरा सम्मेलन है ओबीसी का संभावना एवं चुनौती, इस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग का मानना है कि सिर्फ हम लोग खाली बात करने से और बहुत सारे संख्या में आए सुने गए उससे कुछ होने वाला बहुत सी प्रभाव नहीं होता है। ऐसे लोग आए जो इस बात पर अपना विचार विमर्श करें, सुने और अपना बात रखें और आगामी दिन में क्या करना है उस पर प्लानिंग करें। इसकी तहत लेकिन समय अभाव के वजह से ये जरूर हुआ है कि जितना हम लोग यहाँ का इंटेलेक्चुअल लोग का अपेक्षा थे, जो लोग आएंगे बात को सुनेंगे भी और रखेंगे भी, तो कुछ लोग अनुपस्थिति हुई, शायद कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन फिर भी जितना लोग अपना समय निकल कर आए और जो हमारे आज के वक्ता लोग के विशिष्ट वक्ता को आप लोग सुने हैं, तो मुझे लगता है इनके बातों से जो आप लोग का ज्ञान की वृद्धि हुआ है, तो आप अपने समाज में इसको लागू करेंगे और हम लोग अपना जो अभियान है उसमें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इनकी बातों से हम लोग को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो लोग इवन जब कैपिटल सिटी को रीच कर जाते हैं, जो दलित वर्ग से रहते हैं या पिछड़े वर्ग से रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके ना वो धीरे धीरे अपने वर्ग का, अपने सोसाइटी का जो पीड़ा है वो भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हम अपने आप को उसके साथ कंपेयर करने लगते हैं, उसके साथ हमारा दोस्ती हो गया, उसके साथ हमारा सारे काम होने लगा, हमारा ऐसा कोई भी काम नहीं रहता है कि रुक जाता है। तो हम ये फील करते हैं कि वी आर सेफ और हमें ज़रूरत नहीं है ये इसको बेनिफिट मिले या ना मिले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो जो मिलना था मिल गया और हमारे फैमिली को भी हम आगे पहुंचा सकते हैं। तो वो फिर अपने ही वर्ग को, अपनी सोसाइटी को भूल जाते हैं। तो मैं खास करके यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इस टाइप के जो कार्यक्रम है ना, वो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम गांव में, गलियों में, वहाँ पे जाके क्या हम ये कार्यक्रम करते हैं। और जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा था, आज मैंने कुछ, जैसे सर ने बताया था कि ये कार्यक्रम है, मैंने बहुत सारे फ्रेंड को रीच आउट किया और मैंने उसको बताया कि इस टाइप का कार्यक्रम है। तो हम थोड़ा सा और कष्ट उठाए और हम इस कार्यक्रम को ग्राउंड लेवल पर लेके जाए, वहाँ पे हम लोगों को उनको इसके बारे में जानकारियाँ दें, उनको मतलब शिक्षित करें कि वास्तव में उनका क्या समस्या है और उनको कहाँ तक ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लैंक, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अधिकार तो दिया हुआ है, तो क्या वो भी अधिकार उनको मिल रहा है। जैसे सर ने बताया कि नेपाल में सबसे पहले ओबीसी उत्थान समाज करके जो एक एनजीओ बना था, बहुत सारे अभी भी कुछ एनजीओ रहते हैं जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट पे, बैकवर्ड कास्ट पे ये काम करते हैं, उनको ये भी नहीं पता रहता है कि उनके लिए क्या बेनिफिट आया है। जो बीच के लोग होते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि उनको बोल देते हैं कि आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो तो इसे नहीं मिलेगा, आप इसमें से मुझे कमीशन दोगे तो आपको मिलेगा। और ये ग्राउंड लेवल की समस्या है, मैंने देखा हुआ है। तो ये सब को देख के ना खास करके ये लगता है कि इस टाइप के कार्यक्रम हम गांव में जाके करें, वहाँ के लोगों को जानकारी देने की ज़रूरत है कि उनके लिए कौन से संस्था काम कर रहे हैं,
क्या हम उसको सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे के लिए हम यूज़ करके रह जाएंगे? जैसे कि मैं देखा हूँ खास करके 2 इलेक्शन से नेपाल में मैं भी थोड़ा सा इन्वॉल्व ही रहता था, उसमें देखता था। तो खास करके जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं ना, उनको तो वोट बैंक की तरह नेपाल में भी यूज़ किया जाता है और इंडिया में भी यूज़ किया जाता है। वहाँ पे कई जगह पे वोट के जो इलेक्शन का डेट होते हैं उससे 2-4 दिन पहले पता चल जाता है कि यहाँ पे ये कास्ट ज़्यादा है, ये पार्टी जीतेंगे। इस टाइप की चीज़ हो जाता है कि इन्होंने इस पार्टी को, इस कास्ट को अपने कंट्रोल में ले आया या उसको इन्फ्लुएंस कर लिया, उसको जो भी कुछ सुविधा दे दिया। तो ये सब करके मतलब हम वोट ले लेते हैं। तो ये कार्यक्रम मुझे लगता है जो हम जो सिस्टम बना रहे हैं ना, नॉट फ्रॉम द टॉप, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। अगर वो लोग जैसे उन्होंने वहाँ पे जो मेयर है, जो क्या कहते हैं वहाँ के विधायक जो बन के जीत के गए हैं, हम उसको प्रेशराइज करें, उसको प्रेशराइज करेंगे, देन दे विल गोइंग टू रेज आवर वॉइस इन द प्लेस ऑफ कैबिनेट। हम यहाँ पे दिल्ली में आके जंतर मंतर पे कार्यक्रम कर लेंगे, नेपाल के माइती घर में जाके हम बैठ जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे जब वहाँ पे भी प्रेशर होता है तो होता क्या है, सिस्टम यही बना हुआ है कि वहाँ पे जो कैबिनेट के मेंबर है वो कहीं ना कहीं रीच आउट करते हैं अपने पार्टी के मेंबर के, जो जिस ग्राउंड से जो लोग आके माइती घर में बैठा हुआ है। सपोज मेरे गांव से 10 लोग जाके वहाँ पे कार्यक्रम करने लगा, तो नेपाल के संविधान सभा से पहले पता करेंगे कि ये कौन से गांव के आए हैं। पता चला कि बर्दिवास बिजलपुरा से आए हैं, तो उसको पता करते कि वहाँ पे अच्छा हमारे पार्टी का कार्यकर्ता कौन है। उसको पूछते अरे भाई ये लोग क्यों आ गए यहाँ पे, वो उसको बता रहे सर छोड़ो, इग्नोर करो, वो 2 दिन में आ जाएंगे आपस लौट के, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप शांत बैठ जाओ। 2 दिन शांत बैठ जाते, खेला खत्म। तो अगर हम उसको यहाँ से प्रेशराइज करेंगे ना भाई, हम गांव से उसको लखेट के निकालेंगे ना बाहर, भाई तुमने सिर्फ वोट लेने के लिए थोड़ा हमारे पास आया था, अब हमारे आवाज़ कौन उठाएगा, अब के जाके आवाज़ उठाओ। फिर जब वो जाके जब वहाँ पे माइती घर में अगर वो हमारे मेयर या जो प्रधान पंच है या जो कैबिनेट मेंबर वो जाके वहाँ पे माइती घर में बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली ये सलूशन आएगा। फिर लड़ाई, वो हम लोगों का आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद लास्ट में लोग इसमें आए तो नहीं हुए सहमत। नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी उत्थान विकास समिति नाम के ओबीसी बोर्ड गठन किए, तो कुछ काम उससे भी हुआ। लेकिन पिछड़ा वर्ग किसको कहा जाता है उसका परिभाषा उस टाइम तक भी नहीं किया। उस बोर्ड ने एक काम किया कि पिछड़ा वर्ग में कौन कौन पढ़ते हैं उसका एक सूचीकरण बनाया। तो स्वाभाविक है वहाँ सूचीकरण को जब तक वहाँ की गजेट जो होती है, जैसे आपके भारत में भी गजेट है, वहाँ भी गजेट होती है, नेपाल गजेट, वो छपने के बाद वो कार्यान्वयन होती है। लेकिन उस समिति ने विभिन्न नाम जाति का सूचीकरण में एक सूची बनाने के बावजूद भी गजेट प्रतिवेदन दे दिया गया, लेकिन गजेट में नहीं छपा। और संविधान या कानून में कहीं भी पिछड़ा वर्ग का उस टाइम तक कहीं भी इस चीज़ का उल्लेखन नहीं था। फिर आंदोलन हुई, देश में बड़ी आंदोलन हुई, माओवादी का जनयुद्ध शुरू हुआ। जनयुद्ध शुरू हुआ, 10 वर्ष चला वो जनयुद्ध। जनयुद्ध के बाद जो अंतरिम संविधान बना, वो अंतरिम संविधान में भी इस चीज़ का उल्लेखन नहीं हुआ। और बाद में बहुत संघर्ष के बाद अभी का जो वर्तमान संविधान है उसमें पिछड़ा वर्ग नाम का शब्द आया। तो विभिन्न जातियों को, जैसे मधेसी का भी आयोग बना, थारू का भी आयोग बना, आदिवासी जनजाति दलित का भी बना, लेकिन पिछड़ा वर्ग का बात उल्लेख है संविधान में, लेकिन आयोग नहीं बनी हुई है। कानूनी रूप अभी धारण नहीं की, कानून नहीं बनाया गया। मूल कानून संविधान में है, नहीं बनी है, उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। लेकिन फिलहाल पिछड़ा वर्ग का काम करने के लिए वहाँ एक राष्ट्रीय समावेशी आयोग है, नेशनल इंक्लूसिव कमीशन, उसके तहत ही थोड़ी बहुत काम हो रही है। लेकिन अभी हमारी लड़ाई बहुत जारी है। हम लोगों को अपना भागीदारी जो मिलनी है वो अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, और आगामी दिन में देखें क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन से लड़ना है, लैंडलेस जमीन के लिए जमीन की मांग करना है, रोजगार का मांग करना है। तो ऐसा नहीं है कि ये मुझे मिल जाएगा, मुझे तभी मिलेगा जब हम सत्ता में भागीदार होंगे, वहाँ हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम ये मांग जब उठाएंगे तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं 1 मिनट का अपना अनुभव बताऊंगा। मैं जब गांव में था बेरोजगारी के जीवन में, तो मैं गांव में किसान का बेटा था, तो मैं बिजली की लड़ाई लड़ा और लोग लड़ता था।
तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते थे। हमारे घर के लोग झंडा उठाने में जो किसान लोग होते थे वो उनको लगता नहीं था कि मैं लड़ाई में जाऊँ। वो स्थिति ये हुई कि मुझे लगा मैं दिन रात इनके लिए काम करता हूँ, और लोग, ये संदर्भ इसलिए है कि हॉल में उपस्थित लोग की कमी है, इस संदर्भ में मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन जब लड़ाई में लड़ता था तो मेरे साथ वो लोग होते थे जो खेतिहर मजदूर थे, जो काम करते थे, वो किसी वजह से मेरे साथ जुड़ते थे। मुझे लगा मैं क्यों इनके पीछे पड़ूं। जब धान की रोपनी हुई और मैं उनके मजदूरी का सवाल उठाया तो सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि मुझे घर में मुझे ही खाना बंद कर दिया गया कि आप दो मजदूरी कैसे खेत कराओ। लेकिन जब वो काम बंद हो गया तो सबकी परेशानी बढ़ गई और वो सब मेरे पास आए, बल्कि बड़े बड़े लोग मेरे पास आए कि अब इनके बगैर काम नहीं चलेगा। और तब निगोशिएशन हुआ, उनकी मजदूरी बढ़ी और मैं वहाँ का जन नेता बन गया कि कहीं कोई बात होगी तो वो मेरे से बात करने लगे। तो यहाँ आपको उस मुद्दे को उठाना पड़ेगा जो लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, जो मालाकार जी ने। और मैं इन्हीं बातों के साथ कहूँ कि मैं दिल्ली में भी यही कोशिश करता हूँ कि लोगों को नौकरी करने के बजाय, मुझे लगा कि इसमें वर्कमैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनको सैलरी बढ़ जाए, उनको सामाजिक मुद्दों पर कहीं कोई मामला नहीं है। वो सारे लोग ऑफिस में बैठ कर दिन रात मोदी करते हैं। तो मुझे गांव में जाना पड़ेगा और गांव के किसानों में जो खेती के इशू हैं, क्योंकि बहुमत का, जब मैं पहले ही कहा कि बहुमत पर आपको संख्या बल पर काम करना है, तो किसानों का आज भी बहुमत है। हम इसीलिए अपने संगठन को कृषि बहा करके दिया कि जो खेती करते हैं बाकायदा, जिनके पास ज़मीन है और वो नौकरी पर चले गए, उनकी बात नहीं कर, जो खेती करते हैं उनके मुद्दे को यदि हम उठाएं तो वो, अभी मैडम भी बोली थी कि धान रोपने वाले जो लोग होंगे वही ओबीसी के लोग होंगे। तो मुद्दे उठाएं हम लोगों का हॉल भर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।